हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी का सीरीज चल रहा है। इसमें हमने पिछले 7 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा 8वां लेक्चर होगा। इसमें हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं उसका एक बार रेफरेंस देख लेते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। उन जनजातियों के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे, जिसमें थारू, जौनसारी, खरवार, बुक्सा और अन्य जनजातियाँ जो हैं वो शामिल हैं। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो परिवहन एवं संचार से संबंधित जो मेन टॉपिक्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सप्रेसवे भी शामिल रहेगा। गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन सारी एक्सप्रेसवे को भी इसमें हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको भी यहाँ पे देखेंगे। जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जल परिवहन से संबंधित चीज़ें उनको भी देखेंगे। वायु परिवहन से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे। हमारे यूपी में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो कृषि संबंधित चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे डिटेल से, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम निर्यात जोन के बारे में भी यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.0% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो उसमें अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है वो 0.6% है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। राष्ट्रपति के संविधान जो अनुसूचित जनजातियाँ का आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जनजातियों को बताया था, जब उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था। ठीक है, उस समय 5 जनजातियाँ थीं, जिसमें भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। लेकिन जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पृथक हुआ तो उसके बाद से 2003 में संशोधन किया गया। ठीक है, उस आदेश में, और उसमें 10 जो अन्य जनजातियां हैं उनको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। उसमें जो अन्य 10 जनजातियां थी उसमें यहाँ पे देख लेते हैं कि वो जनजातियां कौन कौन सी थी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम बुक्सा की। ठीक है, उसमें बुक्सा आता है, थारू आता है, राजी आता है, जौनसारी आता है, बैंका, ठीक है, खरवार और गोंड जनजातियाँ इसमें आती हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों और जनजातियों का जो समूह है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। हम इन जनजातियों में एक एक करके यहाँ पे डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनका जो प्रमुख त्यौहार, नृत्य, उत्सव, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जौनसारी जनजाति की, जो कि उत्तर प्रदेश में मिलता है। इसका जो प्रमुख उत्सव है वो है बिक्सू, पांचोई और दियाई। ठीक है, इसका जो प्रमुख नृत्य है उसमें रासो, घुमसू, धी, घुड़चा, सराई, अंडे कांडे, झेला, घोड़ो और जंगबाजी, इस तरह से इसका प्रमुख नृत्य है। इसमें सारे नृत्य तो आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जो इसमें जैसे यहाँ पे अंडे कांडे दे देता है, ठीक है, जंगबाजी दे देता है, झेला दे देता है, ठीक है, घोड़ों भी दे देता है, तो इस तरह से जो प्रमुख नृत्य है इसमें है, इसको आपको ध्यान देना है, नोटिस करना है। ठीक है, उत्सव में भी आप इसमें तीनों देख सकते हैं, बिक्सू, पांचोई और तियाई। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जौनसारी जनजाति की। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे हम बात करेंगे जो सेकंड है, आपने सुना होगा बुक्सा, या कहीं कहीं इसको भुक्सा भी कहा जाता है। तो जो बुक्सा जनजाति है ये भी उत्तर प्रदेश में ही मिलता है। ये इसके जो मिलने का एरिया है उसका जो प्रमुख जिला अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो उसमें जो बिजनौर जिला है इसमें बुक्सा जनजाति यहाँ पे मिलती है। इनके जो प्रमुख आराध्य देवता हैं, ठीक है, या देवी हैं, वो चामुंडा देवी हैं। और इनका जो तखत है, ठीक है, उसमें बुक्सा जनजाति के पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति है उसको हम तखत कहते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है कि एक ग्राम का जो प्रधान होता है उसको हम ग्राम प्रधान कहते हैं, उसी तरह इनके एरिया में जो बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको ये लोग तखत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर यहाँ पे हम नोटिस करोगे आप, तो इसमें आपको दिखेगा कि जो बुक्सा जनजाति का संबंध है वो कहाँ से है? जो पटवार राजपूत के घराने से इनका संबंध है बुक्सा जनजाति का। इनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, ठीक है, यानी इनके यहाँ जो पैसा आता है या जो इनका घर द्वार जिससे भी चलता है उसमें ये लोग कृषि के माध्यम से ये लोग करते हैं। तो आप कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि है। हमने क्या देखा? हमने बुक्सा के बारे में देखा कि इसका जो प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे मिलते हैं बिजनौर है, इनकी आराध्य देवी चामुंडी देवी हैं। ठीक है, जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है बुक्सा में उसको हम तखत कहते हैं। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है कृषि है, और इनका जो संबंध है वो पटवार राजपूत घराने से संबंध है। ठीक है, आई होप आपको बुक्सा जनजाति के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जो सोनभद्र जिला है, जहाँ पे आपको पता ही है कि जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाला एरिया है वहाँ पर जो जनजातियाँ हैं वो काफ़ी मिलती हैं। तो अगर हम सोनभद्र में बात करें पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे जो प्रमुख जनजातियाँ मिलती हैं उनमें पहरिया, बैगा, पनखा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइया और भुइनिया और चेरो जैसे जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ पे मिलती हैं।
इसमें अगर आप मेन रूप से देखेंगे जो मेन है, जैसे यहाँ पे अगरिया दिया गया है, सॉरी यहाँ पे अगरिया दिया गया है, ठीक है, पहाड़िया दिया गया है, पानिका दिया गया है, चेरो दिया गया है, ठीक है, और भुइया, ये जो प्रमुख रूप से इसमें मेन है, जिसको भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है हमारी कि जो यहाँ पे जो माहीगीर, आपने नाम सुना होगा, माहीगीर जनजाति समूह, ठीक है, ये जो है ये उत्तर प्रदेश में ओबीसी सूची में शामिल है। इनका जो प्रमुख एरिया है जहाँ पे ये मिलती हैं, तो ये बिजनौर जिले में बेसिकली मिलती हैं। कौन? जो माहीगीर जनजाति हैं ये बिजनौर में मिलती हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो बुक्सा जनजाति है ये भी बिजनौर में ही मिलती हैं। तो माहीगीर और बुक्सा ये दोनों बिजनौर में मिलती हैं, इसको आपको नोटिस करना है। इनका जो प्रमुख धर्म है वो क्या है? तो इनका जो प्रमुख धर्म है वो इस्लाम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है, जैसे यहाँ पे बुक्सा का था, ठीक है, बुक्सा का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि था, लेकिन इनका क्या था? तो इनका मुख्य आधार है मछली पकड़ना, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है कि स्वतंत्रता पूर्व के अभिलेखों में इन्हें मुस्लिम जनजाति के रूप में अभिहित किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है, ठीक है। ये ओबीसी सूची में ये शामिल है माहीगीर, ठीक है। तो हमने माहीगीर के बारे में देख लिया कि माहीगीर कहाँ मिलते हैं, ये बिजनौर जिले में मिलता है। इनका जो धर्म है वो इस्लाम है, इनका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो मछली पकड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में आएंगे कि जो थारू जनजाति है, ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो निवास स्थान है जहाँ पे ये मिलते हैं, तो ये गोरखपुर का जो तराई वाला एरिया है, ठीक है, जो कि नेपाल बॉर्डर के और गोरखपुर के बीच में पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इस वाले एरिया में यहाँ पे, तो इनका जो एरिया है वो गोरखपुर का जो तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये मिलती हैं। अगर आप बोलो कि ये किस वंश से संबंधित हैं, तो ये किरात वंश एक है, उससे ये संबंधित हैं, ठीक है, थारू जनजाति। इनकी जो शरीर का आकार है वो, इनका जो आकार है वो छोटा कद है, पीले रंग के होते हैं और चौड़ी मुखाकृति, यानी कि इनका मुख जो होता है वो चौड़ी किस्म का होता है। इनका जो मुख्य भोजन है वो चावल है, और इनके जो घर होते हैं उनका निर्माण जो है वो बेसिकली लकड़ियों के लट्ठे और नलकुलों से होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार कि लकड़ी के ऐसे होते हैं 4 पिलर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आप 3D में देखोगे, और इसके ऊपर जो है वो इस तरह से नलकुलों के माध्यम से छाड़ दिया जाता है, ठीक है, गोलनुमा। आपने कभी देखा होगा अगर कहीं गए होंगे। तो उनका जो भवन है, जो उनका घर है, ठीक है, उनका निर्माण कुछ इस तरीके से होता था, लकड़ियों के लट्ठे और नलकुलों से, ठीक है। इसका जो प्रथा है, इसमें ये लोग संयुक्त परिवार के रूप में यहाँ पे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और ये शोक पर्व जो है ये दिवाली को मनाते हैं, ठीक है। दीपावली को ये लोग शोक का पर्व मनाते हैं। ये कई बार पूछ देता है कि ऐसे कौन सी जनजातियाँ हैं जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं, तो आप थारू जनजाति को बोलोगे। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको भी पता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट में आता है कि जो इनका विवाह है वो बदला विवाह का प्रचलन यहाँ पे है, ठीक है, यानी एक ही गांव रहता है और उस गांव में यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे घर दिए गए हैं, तो इनका विवाह यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यानी कि अपने गांव में ही किसी एक दूसरे के साथ हो जाता है, ठीक है। इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो है बजहर, ठीक है, और प्रमुख परियोजना जो है वो क्या है, तो थारू विकास परियोजना सरकार ने शुरू किया था 2 अक्टूबर 1980 को। तो हमने थारू जनजाति के बारे में देख लिया, ठीक है। एरिया क्या है? गोरखपुर का जो तराई एरिया है किरात वंश से संबंधित है। इनका जो मुख्य भोजन है चावल। इनका जो घरों का निर्माण है लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार की प्रथा है। दीपावली को शोक में मनाते हैं और बदला विवाह का प्रचलन है। इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो बजहर है, ठीक है। इसके बाद से अगर हम आएँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे खरवार जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो खरवार जनजातियों का जो निवास एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, वो प्रमुख रूप से सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, ठीक है। इनका जो प्रमुख नृत्य है वो कर्मा है, ठीक है। और ये जो जो देवताओं को मानते हैं उसमें बदहुस, वनसंती, दुल्हादेव, घमसान और गोरैया जैसे जो देवताएं हैं उनको ये लोग मानते हैं, ठीक है। इनका अगर मूल निवास देखें, ठीक है, जहाँ से ये लोग आए हैं, तो आपने सुना होगा पलामू, जो कि झारखंड में है, ठीक है। वहाँ से ये लोग मेन रूप से बिलोंग करते हैं। इनकी कुछ उप जनजातियाँ भी हैं, अगर उसको आप देखना चाहें, ठीक है। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चंस हैं ट्रेंडिंग में वो काफ़ी अंदर से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आ भी सकता है। इनकी जो उप जनजातियाँ हैं उसमें सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मांगती, मुझाइयाला, गोंजू और अरमिया जनजाति, ये इनसे इनकी उप जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो हमने खरवार के बारे में क्या देखा? इनका जो नृत्य है वो कर्मा, निवास स्थान सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी हैं। इनके प्रमुख देवताओं के बारे में हमने देखा, और इनका जो मूल निवास है वो झारखंड, जो कि पलामू से ये लोग मूल रूप से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो जो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, अगर हम सबसे पहला पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजातियों का जो समूह है वो अवरोही क्रम में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है वो गोंड पाई जाती है, उसके बाद से खरवार पाई जाती है, फिर थारू पाई जाती है। ठीक है, ये जो है ये 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बता रहे हैं। ठीक है, अभी जनगणना 2022 में होनी थी, अभी हुई नहीं है, लेकिन होने के बाद अभी क्लियर पता चलेगा। नेक्स्ट में क्या है, तो थारू जनजातियों के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो वो कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो वो लखीमपुर खीरी, आपने सुना होगा जिला, जो कि यूपी का है। वहाँ पे थारू जनजातियों के लिए शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, तो कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में। यहाँ पे सेकंड क्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई योजना वो कौन थी, तो योजना का नाम था सैनिटरी मार्ट योजना। इसका जो उद्देश्य ये है कि सिर पर मैला ढोने वाले पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों का रोजगार प्रदान करना। ठीक है, यानी कि जो सिर पर मैला धोते थे उन पर रोक लगाया गया था, तो जो लोग इसके बाद बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार प्रदान करने के लिए सैनिटरी मार्ट योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेरा है वो है उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार से संबंधित जो महत्वपूर्ण इसमें दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। प्रदेश में अवसंरचना विकास हेतु सड़क मार्गों और तथा संचार सुविधाओं के विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में परिवहन के प्रमुख साधन सड़क, रेल, वायु और जल हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कई बार कि जो उत्तर प्रदेश में परिवहन के लिए प्रमुख साधन यूज किए जाते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, तो आप बोलोगे उसमें सड़क आते हैं, रेल आते हैं, वायु आते हैं और जल आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो 15 मई 1947 को ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश में कुल डाकघर हैं वो लगभग 17,665 हैं। ये डाटा जो है वो 2020-21 का है। ठीक है, जो दूरदर्शन केंद्र अपने यहाँ हैं यूपी में वो टोटल 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र जो है वो टोटल 13 है। ठीक है, सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है वो 1911 में शुरू किया गया था। किनके बीच, तो इलाहाबाद से लेकर के नैनी में ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम डाक सेवा, इसको आपको ध्यान देना है, पूछ देता है कई बार। 1911 इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक। इसके बाद से यहाँ पे आता है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य राजमार्ग प्राधिकरण है वो कब बनाया गया था, तो ये 2004 में बनाया गया था, उसको भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे बात आती है कि कुल सड़क मार्ग जिसकी लंबाई हमारे यहाँ यूपी में कितनी है, तो 717,000 किलोमीटर। ये यहाँ पे 2020-21 का डाटा है। ठीक है, टोटल जो लंबाई है वो 717,000 किलोमीटर है, कुल सड़क मार्ग की लंबाई। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 12,245 किलोमीटर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है यूपी में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई के दृष्टि से जो देश में स्थान कितना है यूपी का, तो सेकेंड स्थान है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई के रूप में अगर हम गणना करें तो। इसके बाद से यहाँ पे आता है कि प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, तो NH-19। ठीक है, ये दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये करंट डाटा है तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, NH-19, 19 भी कह सकते हो, तो 19 दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी, ये जो है लगभग 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 को की गई थी, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आप पढ़ रहे हो तो इसके बाद से बस 1 से 2 बार और रिवीजन आप करोगे तो इसको आप अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे आता है कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है ये क्या है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 165.56 किलोमीटर है। ये जो है ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक इसको बनाया जा रहा है, इसकी लंबाई है। ठीक है, तो कई बार पूछ देता है कि यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक इसकी फैला हुआ है या कहाँ से कहाँ तक इसको बनाया जा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक इसको बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 165.56 किलोमीटर है। ठीक है, इसके पहले जो इसका नाम था वो था ताज एक्सप्रेसवे, लेकिन अब इसका जो नाम है वो बदल करके यमुना एक्सप्रेसवे रखा गया है। और इसमें जो आने वाले ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर आपको यहाँ पे ग्रेटर नोएडा दिख रहा है तो गौतम बुद्ध नगर जरूर आएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर से लेकर के फिर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और लास्ट में आगरा, तो इतने ज़िले इसमें कवर होंगे इसमें यमुना एक्सप्रेसवे में। ठीक है, उसके बाद से अगर हम सेकेंड की बात करें तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गंगा एक्सप्रेसवे, तो गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है। इसमें जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, तो हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूंपुर, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और
प्रयागराज। तो इतने ज़िले जो हैं वो गंगा एक्सप्रेसवे में कवर होते हैं, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है मेरठ, वहाँ से लेकर के पूरी भाग प्रयागराज से जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी गई है। तो आप बोलोगे कि मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक ही जोड़ेगा, ठीक है। उसके बीच में आपको हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, ये सारे जो जिले हैं वो पड़ेंगे, ठीक है। तो मेन क्या हो गया कि गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर, इसमें मेरठ से लेकर के जो पश्चिमी भाग है आपको दिख रहा होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप बनाओगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा और पश्चिम से लेकर के पूरब तक इसमें दिया गया है। तो पश्चिम में आपका मेरठ पड़ता है और पूरब में आपका प्रयागराज पड़ता है और इसमें इतने ज़िले जो हैं वो आते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद से यहाँ पे बात आती है हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है और इसमें जो लाभान्वित ज़िले हैं वो कौन से हैं, तो उसमें आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ जैसे जो ज़िले हैं वो इनसे होकर के जुड़ेंगे, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है, यानी आगरा से लेकर के लखनऊ तक ये जाएगा और इसकी जो लंबाई है वो 302 किलोमीटर है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद से यहाँ पे आता है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। ये जो है गाजीपुर से लेकर के लखनऊ के मध्य इसको विकसित किया जा रहा है। तो ये कई बार पूछ देता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये कहाँ से कहाँ तक इसको बनाया जा रहा है, तो गाजीपुर से लखनऊ के मध्य इसको विकसित किया जा रहा है। इसमें जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन कौन से आएंगे, तो उसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जैसे जो ज़िले हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। पूर्वांचल मतलब अगर आपको ध्यान हो तो कुछ इस तरीके से जो यूपी का मैप बनता है, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इस वाले एरिया में ये बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे आता है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ये चित्रकूट जिले के जो भरतकूप स्थित गोंडा गांव से लेकर के झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग से होकर के ये बनाया जाएगा और जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, जो चित्रकूट जिले हैं उसकी जो भरतकूप में स्थित गोंडा गांव में, ये गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग से ये जोड़ा जाएगा, ठीक है। नाम क्या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसमें जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन से हैं, तो उसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया। इसके होते हुए ये इटावा के कुडरैल गांव के निकट जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है उससे ये जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसका जो शिलान्यास है ये 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका किया गया था, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो लंबाई है वो 296 किलोमीटर है। ये चित्रकूट जिले से होकर के जो झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग है वहाँ पर ये खत्म होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे आके जुड़ेगा, तो जो आगरा एक्सप्रेसवे है उसमें आकर के ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे सेकंड की बात करें तो जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, ठीक है, इसको बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई जो है वो 91.34 किलोमीटर है। इसमें जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन से हैं, तो जो गोरखपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर एवं संत कबीर नगर जो जिले हैं वो मेन रूप से इसमें कवर होंगे, ठीक है। इसकी लागत भी आपको अगर जानना है तो देख लीजिए, 5,876.67 करोड़ रुपए इसकी निर्माण लागत है। और इसकी जो मेन विशेषता है वो क्या है, तो ये गोरखपुर जिले के जैतपुर जो बाईपास है उसको आजमगढ़ जिले के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस से जाकर के जुड़ेगा, ठीक है। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में जो कौन से जिले आएंगे, तो उसमें गोरखपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर और संत कबीर नगर जैसे जिले इसमें लाभान्वित होंगे। क्लियर है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। और आपका कोई कमेंट रहता है जिसमें हमको लेक्चर बनाने के लिए आप कहेंगे तो हम उस पर भी लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।